जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस लम्हे आप तक ये वीडियो पहुंचेगी उस वक्त तक जो प्रोसीजर बिल है वो मंजूर हो चुका होगा और ज़ाहिर है कि उसकी मंजूरी के बाद जो सदर ममलिकत ने वापस भेजा था वो फिर कुछ दिनों के अंदर अगर वो साइन नहीं भी करते तो मुश्तरका सेशन में उसकी मंजूरी के बाद वो ख़ुद ब खुद कानून बन जाएगा। हम आज आपको बताएंगे काजी फ़ाइज़ ईसा का पार्लियामेंट में के कन्वेंशन से खिताब करना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत एक बात चल रही है कि जी ये कन्वेंशन जो था इसमें क्यों वो पार्लियामेंट में क्यों गए, सियासी लोगों से क्यों टॉप ट्रेंड बना दिया है पीटीआई ने भी और दीगर जमातों ने भी, और जिन लोगों ने पार्लियामेंट को कभी कवर नहीं किया वो भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं अब। और अनफॉर्चुनेटली ये कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि जब आप चीज़ों को एजेंडास के तौर पे चला रहे होते हैं तो फिर आपको उसी नज़र से आप देख रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट व्यू के साथ आप नहीं चलते हैं। जो काजी फ़ाइज़ ईसा जो का जाना वहाँ पे, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो क्यों ज़रूरी था, क्यों अहम था और क्या उसके असरात मुरतब होंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक प्लान अनअर्थ किया है और काफ़ी बड़ा प्लान जो कि 10 साला मनसूबा। हम इसकी बाज़गश्त तो सुनते थे, सियासी जमातों के रहनुमा हम उनसे ख़बरें या जितने भी लोग डिस्कस करते थे उन दिनों जब 9 और 10 अप्रैल और ख़ास करके 9 अप्रैल से पहले की जो सिचुएशन थी उसमें वो जब अदम एतमाद आई थी उसके ऊपर भी वो बात करते थे। लेकिन उसका जो असल प्लान था वो आज फ्लोर ऑफ द हाउस बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो अनअर्थ किया है, इंकशाफ किया है। गो के ये कोई बहुत बड़ा इंकशाफ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको गिवन सिनेरियो में देखें कि आईने पाकिस्तान जिसके आज 50 साल मुकम्मल हुए हैं उसको किस तरह से अभी भी ख़तरा है और क्या प्लान अभी भी बकौल बिलावल भुट्टो के बन रहा है, तो फिर आपको चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट करने में बड़ी आसानी होगी और बहुत आप आसानी से जोड़ लेंगे कि सियासी जमातों ने किस तरह से एक ऐसे शख्स को जो कि अलामत के तौर पे थे, आइन के ख़िलाफ़ ज़िद के तौर पे बनाए गए थे या इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किए थे, उनको किस तरह से आउट करके पाकिस्तान की पार्लियामान को और पाकिस्तान की जो आइन है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरह से उन्होंने बचाने की कोशिश की है। तो एक तरह से ये मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात मंसूर अली ख़ान के इंटरव्यू के ऊपर भी करना चाहती हूँ। मंसूर अली ख़ान ने एक बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू जो है वो किया मरीम नवाज़ शरीफ का, और उस इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ा मंसूर ने जो कि पूछना बनता था और उसने ना पूछा हो। बल्कि इस मौके के ऊपर मंसूर अली ख़ान के इस मामले के ऊपर कि उनके इंटरव्यू को जिस तरह से उछाला जा रहा है, उसका क्लिप जिस तरह से चलाया जा रहा है और उसको जिस तरह से पेश किया जा रहा है, वो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरह के हथकंडे करती है ताकि दूसरी तरफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ना आए। लोगों को मिलाइन किया जाता है, लोगों को बाइस्ड शो करने की कोशिश की जाती है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की जाती है ताकि दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अबेंडन हो जाए। ये भी आज़ादी इज़हार राय के ऊपर एक कदगन है और एक सोची समझी मनसूबा बंदी है और साजिश है, और इसकी बरसों तैयारी की गई है। ये कोई 1-2 दिन के अंदर नहीं हुआ। जो कुछ भी आप देखते हैं कि ट्रोल ब्रिगेड है, जिसको कि आज ज़दाई साहब ने तो खुल के अपने ख़िताब में कहा कि पेड जर्नलिस्ट, पेड जो है वो अपना मुहिम, पेड लोग रखे गए थे, पेड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रखे गए, पेड वर्कर रखे गए जो कि मिलाइन करते थे, फेक प्रोपेगेंडा करते थे। ये सब कुछ आज जो है वो हाउस में उन्होंने की और बहुत ही मुनासिब उनकी भी तकरीर थी, बहुत ही उन्होंने बताया उनके साथ क्या क्या होता रहा महज एक गाड़ी के ऊपर। और ये कोई यानी कहने की बात नहीं, ये सच है। आप पीछे जाके आप देख सकते हैं कि 2 साल की सज़ा सिर्फ एक गाड़ी पे बैठने की जो है वो, और कुछ साबित नहीं हुआ, 14 साल की सज़ा और उसके बाद फिर वो बरी हो जाते हैं। इसी तरह से पनामा का केस आप देख लें, सियासतदानों के साथ बहुत कुछ इस मुल्क के अंदर जो है वो हुआ है। ANP के वर्कर्स को आप देखें कि किस तरह से ख़त्म किया गया है, किसी को दहशत गोली से, किसी को गाली से, किसी को मिलाइन करके पूरा एक बंदोबस्त जो है वो किया था और इसकी प्लानिंग कहीं लंबी की गई थी। सो मंसूर ने जो इंटरव्यू किया वो असल में उसका इतना इम्पैक्ट था कि उसको निशाना बनाना बड़ा ज़रूरी था, और वो उन्होंने जिस तरीके से उसको एडिटेड, और ये आई एम श्योर कि एक तो चैलेंज, ये ज़रूर चैलेंज है कि ऐसा इंटरव्यू इमरान खान साहब भी ज़रा दे के बताएं। एक तो उनको ये ज़रूर चैलेंज करना चाहिए। इमरान खान साहब तो इंटरव्यूज़ ही उनको देते हैं जिनसे वो उनकी मिली भगत होती है, जिनसे वो सवालात जो हैं वो पहले
डिस्कस हुए वो होते हैं, उनको इजाज़त ही नहीं है कि किसी दूसरी तरफ के लोगों को जो है वो इंटरव्यू दें और उनके सामने बैठ के जवाब दें हों। यानी कि एक मखसूस किस्म का जो उनका सहाफ़ती विंग टाइप है मोस्टली, उनको जो है वो अपना इंटरव्यू उसके अंदर वो बुला के देते हैं और उनके साथ अब जो है वो बात करते हैं। तो एक तो वो इस तरह का इंटरव्यू लेके दिखाएं जो कि कैंपेन बनाई है, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंटरव्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, और चूँकि यहाँ पे शी वॉज कन्फर्मिंग, जो मैंने देखा है कि वो कन्फर्म कर रही थी उस चीज़ को, तो उस पर उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि ठीक है अभी मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ। बहुत सी चीज़ों पे लोगों को नहीं भी पता होता, मगर वो ना भी होता तो कैंपेन तो चलनी थी और चलाई जानी थी, वो चलाई जा रही है। और इसमें मगर फुल मार्क्स हैं मंसूर अली ख़ान को कि इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू उन्होंने किया है, और इस इंटरव्यू को आप भी ज़रूर देखें, यूट्यूब पे पड़ा है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो क्यों गए, मेरे सामने एक लंबी फ़हरिस्त है जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, मगर मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैं इस वक्त आपके साथ जो मुखातिब हूँ तो मुझे इसका वो इतना नहीं पता। जो काजी फ़ायज़ ईसा का था, उनके ऊपर एतराज़ ये किया जा रहा है कि वो पार्लियामेंट में क्यों गए। पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट हाउस को हाल ही में OIC के लिए और दीगर कॉन्फ्रेंसों के लिए भी जब ये अदम एतमाद होनी थी, आपको याद होगा बंद कर दिया गया था, फिर एक कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे इनकाद की गई थी, फॉरेन ऑफिस की थी, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, नहीं किया जाना चाहिए, मगर आज उसकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस थी क्योंकि आज आइन को जो है वो 50 साल हो गए, और उसकी एक कन्वेंशन थी जो कि पार्लियामेंट हाउस के प्लेटफॉर्म पे, मैं खुद भी इनवाइटेड थी, मैं नहीं जा सकी, मगर ये वहाँ पे ये सारा मामला था और उसमें जा सकते थे लोग, और बहुत से लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था। तो तमाम जो वॉक ऑफ लाइफ के लोग थे उनको वहाँ पे इनवाइट किया गया था, क्योंकि करारदाद के ज़रिए से आप हाउस को कन्वर्ट कर देते हैं कि वो हाउस के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो आ सकती है या उस पर बहस हो सकती है। उसको अगर आप उसको कन्वेंशन में बदलना चाहते हैं तो हाउस उसकी मंजूरी देता है। स्पीकर खुद कुछ नहीं कर सकते, हाउस ने मंजूरी दी, उसको कन्वेंशन में बदला, और वो आज यादगारी के तौर पर 50 साल के इसमें की, इसमें सब लोग बहुत सारे लोग और भी इसके अंदर जो है वो इन्वाइटेड थे, लीडरशिप थी सारी, और उस पर उन्होंने बातें की। तो उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी वाह वाह, ये तो सियासी लोगों के साथ बैठ गए और इन्होंने ये तकरीर कर दी, वो तकरीर कर दी। मेरा ख्याल है कि आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने हक़ अदा कर दिया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान की उस सुप्रीम कोर्ट का जिसके ऊपर धब्बे लगे हुए हैं, जगह जगह दाग लगे हुए हैं, उसको धोया है सुप्रीम कोर्ट में की तरफ से पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे आके ये बात करके कि अगर आप ये जो आइन के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। मेरा ख्याल है ये इतने तारीखी लम्हे और जुमले हैं कि सदियों इसका पाकिस्तान जो है वो इंतज़ार करेगा, और क्यों ना हो, इंतज़ार करता रहा और इसको नोटिस करेगा, क्यों ना हो। कल को अगर यहाँ पे अव्वल तो एक जो जर्नल होता है वो 22वें ग्रेड का अफसर होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, और ज़रदारी साहब ने सही कहा कि इदारा हमने उसको बना दिया, वो एक इदारे के अंदर एक जो है वो एक वो है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ एक बिटर हिस्ट्री है इस्टेब्लिशमेंट की। अगर कल को यहाँ पे जर्नलों को भी बुलाना चाहिए, मैं तो कहती हूँ इसको कमेटी ऑफ द होल बना के हाउस की पेश करना चाहिए, लाना चाहिए लोगों को कि आप यहाँ पे आके बात करें कि आपने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, अगर किसी ने किया है। और हाजिर सर्विस जर्नलों को, मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आए और वो आके बैठे, पार्लियामेंट काम कैसे करती है, बात कैसे करती है, पार्लियामेंट के अंदर कैसे कैसे लोगों को जो है वो जवाब देना होता है, जो वहाँ पर आवाम की रिप्रेजेंटेशन होती है, आवाम के वोट लेके लोग आते हैं। तो ये एक खैर चूँकि ये कन्वेंशन था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आके उन्होंने खिताब किया, तो इस पे उनका फ़ख्र से सर बुलंद होना चाहिए, उनका सर झुकना चाहिए जिन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन चलाई 2018 के इंतखाबात से पहले। मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, मसलन आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के साथ साकिब निसार साहब बैठे हैं, साकिब निसार और ये बैठे हैं। फिर एक फंक्शन था जिसपे कि सिंपोजियम पे इमरान खान साहब जो हैं वो खिताब कर रहे थे, साकिब निसार बैठे थे। फिर शेख रशीद साहब का, इलेक्शन से पहले की बात है ये, शेख रशीद साहब जो हैं उनके लिए ये स्टोरी है जनाब कि CJP डिस्पेल्स इम्प्रेशन ऑफ रनिंग समवंस पोल कैंपेन। ये स्टोरी
अभी भी डॉन की स्टोरी है, ये पड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर और भी बहुत सारी इसकी डिटेल्स हैं। कहाँ कहाँ वो गवर्नर सब पीटीआई के लोगों में बैठे हैं, फिर डैम फंड के नाम पे साबिक चीफ जस्टिस जो थे वो लंदन जाते थे, वहाँ जाके उन्होंने जो मुलाकातें की, उनके एजाज़ में खाने, फंड रेजिंग, वो सब पीटीआई के कारकुन जो है उनके साथ होते थे। हो सकता है उनकी नीयत अच्छी हो, मैं उसके ऊपर कोई वो बात नहीं करती, तबसरा भी नहीं करती, लेकिन उसका उनको एक तरफ वो करना, लोगों की याददाश्त, अगेन मैं कहती हूँ ना, क्योंकि हैमरिंग नहीं होती है, बताया नहीं जाता लोगों को। और इस तरह पार्लियामेंट के अंदर बैठ के पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर बात करना, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करना, मेरा ख्याल है इसकी कोई कंपैरिजन नहीं बनती है उसके साथ। लेकिन बहरहाल ये हमारी एक बिटर हिस्ट्री थी और काजी फायज़ ईसा जो हैं उन्होंने जाके वहाँ पे कतई तौर पर कोई गलती नहीं की। जो प्लान अनर्थ किया है आपके बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने उसके अंदर बताया कि किस तरह से एक पूरा 10 साल का मंसूबा था और 10 साल के मंसूबे में उन्होंने कहा हमें तो लगा कि अदम एतमाद हो गया, बस ठीक हो गया, मगर हमें नहीं पता था कि उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो उस पूरे मंसूबे के अंदर जो था वो 18वीं तरमीम को ख़त्म करना, NFC को रोल बैक करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि शामिल थीं। और उसके बाद जो है वो होना यही था कि इमरान खान साहब को दोबारा इलेक्ट करके लाया जाना था और उसके बाद फिर मर्ज़ी की चीज़ें लाने करनी थी। और 10 साल का मंसूबा था और उस मंसूबे के कुछ किरदार या सहूलतकार आज भी बैठे हैं। अगर आप इसको कनेक्ट करें उन दिनों की सिचुएशन के साथ जो कि आपको नज़र आती है, तो जिस तरह से इमरान खान साहब गए, फिर वो साइफ़र निकला, ख़त निकला, फिर मकबूलियत के लिए एक पूरा एक एजेंडा जो है वो तैयार किया गया, फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उन इलेक्शंस मांगते रहे, हालांकि वो असम्बली तोड़ के, उस वक्त भी जब वो तोड़ के गए थे उन्होंने इंतखाबात, उससे पहले उनके पास ये ऑप्शन था कि वो इंतखाबात अनाउंस करते, उन्होंने नहीं किया। और उस वक्त जनरल बाजवा जो थे उनका किरदार भी बड़ा डूबियस सा किरदार है कि वो उस वक्त क्या कर रहे थे, वो क्या इमरान खान साहब को पैगामात देते थे, ये ऑन द रिकॉर्ड हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। और फिर वो ये तो बात बाद में बिगड़ी जब बीच में अमेरिका का नाम ले लिया इमरान खान साहब ने, जो कि नहीं लेना था, और बहुत सारी चीज़ें और हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पूरी तारीख़ है, इसके ऊपर भी पार्लियामेंट को चाहिए कि वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएं, कम से कम पिछले 15 साल का ज़रूर बनाएं, और किस किस जर्नैल ने क्या क्या किया, किस किस जज ने क्या क्या किया, उसके बाद फिर जो है वो अपना काम करें और इस सारे मामले को अवाम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ उम्मीद दिलाना भी पाकिस्तान के सियासतदानों का काम है। उनको चाहिए कि वो उम्मीद दिलाएं, रोड मैप दें और पूरी तरह से अवाम को बताएं कि क्या चीज़ें हुई हैं और क्या हो सकती हैं, ताकि चीज़ें कंट्रोल में आए और महंगाई भी ख़त्म हो। तो मेरा ख्याल है ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अहम हैं। आईने पाकिस्तान के 50 साल हुए हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं या हम आइन पसंद लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं हमारी आवाम, और ये तमाम आवाम जो है इनको ये आइन के 50 साल मुबारक हों। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये जंग यहाँ ख़त्म हो गई, अभी आइन की बका के और बहुत से मराहिल हैं, उन सब से गुज़र के जाना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर आपके साथ बात होती रहेगी, मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।